हेलो एवरीवन, आज अपनी इस क्लास में हम लोग C4 साइकिल या हैचन स्लैग साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने केल्विन साइकिल पढ़ा था डिटेल में, और केल्विन साइकिल में ये देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है वो RuBp से रिसीव हो जाती है और क्या बनाती थी? PGA, और यहाँ से केल्विन साइकिल ऑपरेट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रुबिस्को है, और रुबिस्को के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रुबिस्को ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज दोनों तरीके की का काम कर सकती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड करा सकती है RuBp में और ऑक्सीजन को। बस कंडीशन चाहिए उसके लिए कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो RuBp कार्बोक्सिलेशन के थ्रू PGA बनाता है और नॉर्मल C3 साइकिल ऑपरेट हो रही होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करवा देगी कौन? रुबिस्को, और जिसके नाते यहाँ पर फास्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, जिसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। दैट्स वाई टोटल कार्बन यहाँ पर 4 होते थे, यानी लॉस हो रहा था हमारे पास यहाँ पर 4 कार्बन का। और इसके नाते यहाँ पर हमारा एक प्रोसेस और होता है, दैट इज़ फोटो रिस्पिरेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था। और फोटो रिस्पिरेशन क्यों हो रहा था? फोटो रिस्पिरेशन इसी कार्बन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हो रहा था, और एट लास्ट हमने 3/4 कार्बन को रिसीव कर लिया था, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज आउट हो रही थी। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर हुआ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो RuBp PGA बनाएगा कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, नॉर्मल C3 साइकिल चल रही है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, देन व्हाट विल हैपन? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्या डिक्रीज़ हो जाएगी? फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ड्रास्टिकली हो जाएगी ना। और इसी को ओवरकम करने के लिए फोटो रिस्पिरेशन हो रहा था, लेकिन उसमें भी 3/4 कार्बन ही रिटेन हो रहे थे ना। तो फिर प्लांट ने सोचा कि भाई इस तरह की फोटोसिंथेसिस करने से क्या फ़ायदा जब हमारा लॉस हो, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जाए। तो प्लांट ने अपने आप को एडॉप्ट किया। क्या किया? एडॉप्ट किया, और एक नया तरीका खोजा फोटोसिंथेसिस करने का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नए तरीके से फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको कहा जाता है C4 प्लांट्स, और उस सिंथेसिस को बोला जाता है C4 फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी बातें हम और कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये जो C3 फोटोसिंथेसिस है, यानी केल्विन साइकिल, ये जिन प्लांट में पाई जाएगी उनको हम C3 प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? C3 प्लांट्स। और C3 जो प्लांट्स होते हैं ये एडाप्टेड होते हैं फॉर ये शेडी कंडीशन में के लिए एडाप्टेड होते हैं, जहाँ पर छाया होगी, बहुत तेज़ धूप नहीं होगी, इंटेंसिटी धूप की कम होगी, वहाँ के लिए अडाप्ट होते हैं। अब मान लीजिए ऐसे प्लांट में जहाँ पर ये ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा? वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है बच्चों कि एट हाई टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 decreases, and at high temperature solubility of oxygen increases into the cell। बात समझिएगा, अगर C3 प्लांट जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं जो कि मॉइस्ट और सैडी कंडीशन के लिए अडॉप्टेड है, अगर वहाँ पर टेम्परेचर राइज अप हो जा रहा है तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। इसके नाते मान लीजिए ये लीफ है C3 प्लांट की, और यहाँ पर इसका ये मीजोफिल सेल है, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाए
देन व्हाट विल हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से आ रही है वो उसका आना कम हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपने आप यहाँ पर बढ़ जाएगी। यानी ऑक्सीजन का आना तेज हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर क्या होगा, रूबिस्को जो है वो किस तरीके से काम करने लगेगा, ऑक्सीजिनेज यानी फास्फोग्लाइकोलेट बनाने लगेगा, फोटो रिस्पिरेशन वहाँ पे भी होने लगेगा। तो उस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए प्लांट ने अपने आप को, अपने अंदर कुछ एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस किए, चेंजेस किए, जिसके नाते फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बढ़ी। और उसी बढ़ी हुई एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ाया गया, किस तरीके से C3 साइकिल को मॉडिफाई किया गया, वही है C4 साइकिल। इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था हैचेनस्लैक ने, दैट्स व्हाई आल्सो नेम्ड एज हैचेनस्लैक पाथवे। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ कार्बन और टेम्परेचर इफेक्ट को कम करने के लिए प्लांट ने एडाप्टेशंस किए। कौन से एडाप्टेशंस किए, एनाटॉमिकल एडाप्टेशंस किए। अच्छा जी, एक टर्म और है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर ऑक्सीजन डिक्रीज कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग वर्बर्ग इफेक्ट बोलते हैं। वर्बर्ग इफेक्ट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज इन C3 प्लांट। वर्बर्ग इफेक्ट यही है। और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, मैंने क्या कहा कि एडाप्टेशंस होते हैं, और उस एडाप्टेशन को क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब होता है वर्ल, वर्ल का मतलब माला। अब देखिए, जैसे ये लीफ है, ये लीफ है किसी प्लांट की, तो आपको पता है ये मीजोफिल सेल्स होंगी, ओके। और यहाँ बीच में ये इसका वैस्कुलर बंडल होगा। तो C4 प्लांट्स ने अपने अंदर क्या किया, वैस्कुलर बंडल के ऊपर एक सेल की वर्ल को डेवलप कर दिया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, बीच में वैस्कुलर बंडल है, बीच में वैस्कुलर बंडल है, और उसके चारों तरफ एक सेल्स की माला जैसा नज़र आ रहा है। दैट्स वाई वर्ल, वर्ल का मतलब हुआ, क्रेंज का मतलब होता है वर्ल, वर्ल मतलब माला। तो कहाँ पर वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ सेल्स डेवलप हो जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल। अब आप देखिए, C3 प्लांट में आपने देखा था, इन्हीं मीजोफिल सेल्स में C3 साइकिल ऑपरेट हो रही थी, जो डायरेक्ट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में थी। अगर इसके कंपेरेटिवली हम बात करें बंडल शीथ सेल की, तो वो डीपली प्रेजेंट है। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर का इफेक्ट अगर होना होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा, यहाँ पर बहुत कम होगा, क्योंकि ये डीपली लोकेटेड है। और ये भी इसका एक फ़ायदा है क्रेंज एनाटॉमी का, कि वैस्कुलर बंडल मीजोफिल सेल के कंपेरेटिवली डीपली प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पर कम है। हमने आपको क्या अभी यहाँ पर डिस्कशन हम लोगों ने क्या किया कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ पाई जाने वाली सेल को बंडल शीथ सेल बोलते हैं, जो कि मीजोफिल सेल की कंपेरेटिवली डीपली लोकेटेड है। और आपको पता है मीजोफिल सेल के बगल में ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा क्या, स्टोमेटा। और स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड का आना, ऑक्सीजन का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकलना, ये सब गैसियस एक्सचेंज जो होते हैं यहाँ पर होते हैं। तो टेम्परेचर इफेक्ट कहाँ पर नज़र आएगा ज़्यादा, जो सेल सुपरफिशियल है। तो क्योंकि रूबिस्को अल्टीमेटली टेम्परेचर पे भी काम कर रही है ना, क्योंकि मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, कौन, रूबिस्को। अगर टेम्परेचर कम है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी CO2 की कम हो जाती है एट हाई टेम्परेचर। और ये C3 प्लांट किसके लिए अडॉप्टेड थे, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस के लिए। तो उसमें फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कम हो जा रही थी फोटो रिस्पिरेशन के थ्रू। उसके नाते क्या यहाँ पर हुआ, प्लांट ने क्रेंज एनाटॉमी अडॉप्ट किया। ये जो सेल्स प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल, ये वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट है वर्ल में। तो क्रेंज एनाटॉमी को अडॉप्ट करके प्लांट्स ने अपनी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को बढ़ा लिया,
और उसी को हम बोलते हैं हैच एंड स्लैग पाथवे। आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो सेल्स हैं, एक ये मीजोफिल सेल और दूसरी बंडल शीथ सेल। आप इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मीजोफिल सेल में C4 प्लांट में रूबिस्को नहीं प्रेजेंट होता है। क्या नहीं प्रेजेंट होता है? रूबिस्को नहीं प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों ने अभी ये समझा था कि C3 प्लांट ने अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने आप को अपडेट किया और C4 प्लांट में कन्वर्ट हुए। कैसे? बाय डेवलपिंग क्रेंज एनाटॉमी। ये मैंने अभी बताया कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ सेल्स पाई जाती है जिनको बंडल शीथ सेल बोलते हैं, और इसी के अंदर रूबिस्को प्रेजेंट होता है, जबकि ये मीजोफिल जो सेल है इनके अंदर रूबिस्को नहीं प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता है कि एट हाई टेम्परेचर CO2 की सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है और एट हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और यही ड्रॉबैक था C3 प्लांट का, इसी को एक्चुअली हमें दूर करना है। तो फिर देखिए क्या होता है। ये जो देखिए दो सेल्स हैं, मीजोफिल सेल सुपरफिशियल और डीपली प्रेजेंट सेल कौन सी है? ये है बंडल शीथ सेल। होता क्या है मीजोफिल सेल में एक कंपाउंड प्रेजेंट दैट इज फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। PEP का मतलब यहां पर लिखा हुआ है फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, PEP। CO2 स्टोमेटा के थ्रू अंदर आती है, इसको रिसीव करता है PEP, यानी फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 photosynthesis is what? PEP. It is also 3 carbon containing compound. ओके अब यहां पर देखिए CO2 को सबसे पहले रिसीव कौन कर रहा होता है? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जिससे एक 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है दैट इज ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर क्या हो गया? कौन सा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन इसमें? 4 कार्बन, 3 कार्बन का ये, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहां पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स वाई C4। ओके, वहां पर क्या था? PGA, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड था, दैट्स वाई उसका नाम था C3 साइकिल। अब देखिए यहां पर दोबारा देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन C4 फोटोसिंथेसिस इज फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जिससे क्या बनता है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि चेंज होता है, रिड्यूस होता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। देन मैलिक एसिड डिफ्यूज आउट होकर कहाँ पहुँचता है? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में यहाँ पर मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अभी डीकार्बोक्सिलेशन छोड़िए, मैलिक एसिड कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है? 4 कार्बन कंटेनिंग। इससे क्या बन रहा है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड। मैलिक एसिड से जो कि 4 कार्बन वाला है कंपाउंड, और जिससे क्या बन रहा है? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज पायरुविक एसिड। तो 1 कार्बन कहाँ गया? 1 कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया CO2 के फॉर्म में। ये देखिए CO2 के फॉर्म में मैलिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, और यहाँ से एक CO2 रिलीज आउट हो रही है, क्योंकि बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है रूबिस्को, और इसीलिए CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होती जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू। और रूबिस्को किस तरीके से काम करेगा? कार्बोक्सिलेज एंजाइम के तरीके से, और यहाँ पर प्रेजेंट RUBP इसको रिसीव करेगा, PGA बनेगा, यानी पूरी की पूरी C3 साइकिल यहाँ ऑपरेट हो रही है, और यहाँ पर शुगर का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो पायरुविक एसिड है इसका क्या हुआ? ये पायरुविक एसिड डिफ्यूज इन होके कहाँ पहुँचेगा? मीजोफिल सेल में, और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अगेन फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर में, दैट इज फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। जो यहाँ पर एंजाइम का काम आ रहा है दैट इज कि PEP जब CO2 के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पर रूबिस्को बिल्कुल काम नहीं आता। यहाँ पर क्या काम आता है? PEP कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज।
कार्बोक्सिलेज, पीपी कार्बोक्सिलेज क्या करता है, फास्फोइनाइल पायरुविक एसिड और CO2 को ऐड करा करके क्या बनाता है, 4C एसिड, दैट इज ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड देन कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड बंडल शीथ सेल में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर मैलिक एसिड क्योंकि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, एक कार्बन का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ CO2 और इस CO2 को रिसीव कर रहा है RUBP अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रुबिस्को, जो यहाँ पर CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के नाते कार्बोक्सिलेज का काम करेगा और C3 साइकिल ऑपरेट हो जाएगी और ये बचा हुआ पायरुविक एसिड द्वारा फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर यानी PEP में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, मीजोफिल सेल में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो बंडल शीथ सेल है यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है ना। मीजोफिल सेल क्या है, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अगर हम टेम्परेचर को वेरिएट करें, टेम्परेचर को रिलेट करें फोटो रिस्पिरेशन से और C3 प्लांट से, तो आप देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा इस पॉइंट पर और यहाँ पर कम होगा, और वैसे भी C4 प्लांट के अंदर मीजोफिल सेल के पास कोई भी रुबिस्को नहीं है और इसीलिए यहाँ पर CO2 को एक्सेप्ट करने वाला क्या है, फास्फोइनाइल पायरुविक एसिड, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने वाला क्या है, एंजाइम कौन सा, पेप कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर बढ़े हुए टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस हो जा रही है कि नहीं, कोई भी लॉस नहीं हो रहा। आप देखिए CO2 जो लॉस हो रहा है यहाँ पर वो दोबारा केल्विन साइकिल ऑपरेट कर जा रहा है ना, तो CO2 का लॉस यानी कार्बन का लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा है, और इसी लॉस को तो हमें मिनिमाइज करना था जो कि C3 प्लांट में हो रहे थे, और C3 प्लांट में फोटो रिस्पिरेशन इसका एग्जांपल था कि वहाँ पर कार्बन लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन जो लॉस हो रहा है वो CO2 के फॉर्म में दोबारा केल्विन साइकिल को ऑपरेट करने लग रहा है। तो ये एक एडाप्टेशन है जो कि C4 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट इसीलिए C4 प्लांट की जो मतलब ऐसा प्रोसीजर, ऐसी फोटोसिंथेसिस जहाँ पर पाई जाएगी उनको हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स आर एडाप्टेड फॉर हॉट क्लाइमेट, ये गर्म जगह पर भी रह करके फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को कम नहीं करते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रेंज एनाटॉमी लाइक दिस। और आप कह सकते हो कि इनकी जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली C3 प्लांट। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट पढ़ेंगे। एक बार मैं दोबारा इसको जल्दी से कंपेराइज करता हूँ C3 प्लांट से। मैंने अभी आपको बताया कि C3 प्लांट में एक ही सेल पार्टिसिपेट कर रही थी, मीजोफिल सेल, है ना, वहीं पर सब कुछ हो रहा था। वहाँ पर RUBP फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर था, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कर रहा था नॉर्मली, है ना, C3 साइकिल ऑपरेट हो रही थी, शुगर बन रहा था। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पर फोटो रिस्पिरेशन होना पड़ता था, जिससे कार्बन लॉस जो हो रहा था उसका 3/4 पोर्शन ही हम रिकवर कर पा रहे थे। तो प्लांट्स ने अपने आप को एनाटॉमिकली अडॉप्ट किया और अपने वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ वॉर्ल बनाए सेल्स के, और इन सेल्स को हमने कहा बंडल शीथ सेल। अब मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों मिलकर के फोटोसिंथेसिस ऑपरेट कर रहे हैं प्रोसीजर, और जिसके नाते फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ी। किस तरीके से बढ़ी? आपने देखा कि CO2 जैसे इंटर करती है मीजोफिल सेल में, पेप कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में CO2 को एक्सेप्ट करता है PEP और कन्वर्ट हो जाता है 4C एसिड में, यानी 4 कार्बन एसिड में। 4 कार्बन एसिड कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, और इस दौरान पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो एक कार्बन का लॉस होता है जो CO2 के फॉर्म में, और इस CO2 को रिसीव कर लिया जाता है C3 साइकिल ऑपरेट होने में। जबकि C3 प्लांट में आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो CO2 निकल रही थी वो बाहर ही जानी थी, मीन्स लॉस हो रहा था। तो टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ कार्बन, प्लांट adopted such type of photosynthesis named as C4 photosynthesis or Hatch-Slag pathway. In next lecture we will discuss about the differences between C3 plant and C4 plant. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।